नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मैं यहाँ पर एल्केन के कुछ जनरल कैरेक्टर लिख देता हूं। एल्केन क्या होते हैं? ये संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें जो कार्बन परमाणु हैं वे परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सेकंड, यदि हम एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज्यादा होती है, यानी यदि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 1 का डबल 2 + 2 यानी 4। एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो है मेथेन। मेथेन मार्सी एरिया से प्राप्त होने के कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये कोयले की खानों और दलदली स्थानों में मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। अगला जो एल्केन है इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स का मतलब होता है कम क्रियाशील। यह अधिकांश अभिकर्मकों से रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए इनको हम पैराफिन्स कम क्रियाशील होने के कारण कहते हैं। ये जो पैराफिन्स वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैरम यानी कम, एफिनीज यानी क्रियाशील। एल्केन में जो कार्बन परमाणु है इसका संकरण sp3 होता है और संकरण sp3 होने के कारण जैसा कि हमें पता है इसकी संरचना होती है चतुष्फलक की और जो बंध कोण है बंध कोण की वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे अगर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलक के रूप में 109 डिग्री 28 मिनट पर कोण पर जुड़े होते हैं। अगर हम इनको मिलाएं तो एक चतुष्फलक की संरचना बनती है जिसमें 4 फलक होते हैं। ये त्रिविमीय संरचना है जिसको बोर्ड पर बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसे यूज करते हैं। अब ये तो हो गए इनके सिंपल कैरेक्टर कि एल्केन संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n+2। इसका पहला सदस्य मेथेन है जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। पैराफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि एल्केन जो है ये अधिकांश विकल्पों से क्रिया नहीं करते, ये कम क्रियाशील होते हैं। और इसमें कार्बन का संकरण sp3 होता है, संरचना चतुष्फलक की, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर एल्केन में जो कार्बन कार्बन बंध की जो लंबाई है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब हम आगे की बात करते हैं, आते हैं एल्केन के नामकरण पर। तो देखो, यदि हम नामकरण की बात करें तो मैं ज्यादा यहां डीप में नहीं जा रहा हूं। नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो एल्केन है उसमें लिखेंगे प्रतिस्थापी की स्थिति, प्रतिस्थापी कितने पर जुड़ा है, उसकी पोजीशन के बाद लिखेंगे उस प्रतिस्थापी का नाम, फिर
मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उसका नाम लिखेंगे, और एंड में एल्केन के लिए क्या होता है, एन। ये एरोलोग हम लगा देंगे। अब यदि हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमें इसका नाम लिखना है, बड़े बड़े एग्जांपल भी हैं, मैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, दो प्रतिस्थापी है, दोनों मैथिल है, दोनों की पोजीशन एक की 2 है, एक की 3 है, तो 2 3 दो समान है, डाई। CH3 को बोला जाता है मैथिल। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन, ब्यू, और पीछे लगेगा एन, हो जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार हम इनका नाम लिख सकते हैं। यहां पर कार्बन के प्रकार जो है इनकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चाहे फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री है चाहे सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री, दोनों में ही ये जो है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये 12th बेसिस है, तो हम 12th बेसिस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे ना। कार्बन के प्रकार में कार्बन जो है ये 4 प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक कार्बन, इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। दूसरा जो है इसका टाइप वो है सेकेंडरी कार्बन, द्वितीय कार्बन, इसको हम 2 डिग्री भी बोलते हैं। थर्ड है तृतीय कार्बन, इसको हम 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। और चौथा है चतुर्थ कार्बन या चतुष्ट कार्बन, इसको हम टर्सरी क्वार्टरी 4 डिग्री भी बोलते हैं। वे कार्बन जो सीधा एक कार्बन से जुड़ा हो या जो सीधे किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। जैसे अगर हम CH4 की बात करें तो ये किसी से नहीं जुड़ा है, प्राथमिक है। या यूं बात करें एथेन की CH3 तो दोनों कार्बन एक ही कार्बन से आपस में जुड़े हैं, तो इनकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे अपनी डिग्री जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे ये अपना एग्जाम्पल, इसमें ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ये एक से ही जुड़ा है 1 डिग्री। अंतिम सिरे वाले कार्बन 1 डिग्री होते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन 1 2 3 4 से सीधा जुड़ा है 4 डिग्री, ये 1 और 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री। तो डिग्री डिसाइड करने के लिए यह देखा जाता है कि एक कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर हम डिग्री का वेरीफाई करते हैं कि डिग्री किस प्रकार हम निकालेंगे। तो डिग्री कंफर्म करने के लिए यह देखा जाता है कि एक कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है। अब बात कर रहे हैं एल्केन में समावयवता। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, समावयवी, तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। एल्केन संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और संरचनात्मक समावयवता में 2 प्रकार की समावयवता ये प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 स्थिति समावयवता। तो इसमें हम लिखना चाहे लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न।
समावयवी, और ये गुण क्या कहलाता है? समावयवता। अब जो एल्केन है ये संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं C3, इसके तो होंगे नहीं, सीधा ब्यूटेन ले लेते हैं C4H10। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन डबल 8 से प्लस 2 10। ब्यूटेन जो है इसके दो समावयवी होते हैं। पहला एन ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हो, और दूसरा आइसो ब्यूटेन। ऐसे यदि हम पेंटेन की बात करें C5H12 तो इसके 3 होंगे। एक तो 5 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए, ये नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आइसोपेंटेन, और तीसरा नियोपेंटेन। CS यानी सेकेंडरी कार्बन से 2 कार्बन अगर जुड़े हो तो इसको हम बोलते हैं आइसो, और एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? नियो। अब देखो ब्यूटेन की जो समावयवी है इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। ऐसे समावयवी जिनके अणु सूत्र समान लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तो ये जो पहला है जिसका नाम है ब्यूटेन, और ये है 2-मेथिल प्रोपेन, ये आपस में कैसे समावयवी है? श्रृंखला। क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, श्रृंखला समावयवी है। अब इसमें देखो, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। ये पेंटेन, ये 2-मेथिल प्रोपेन, ये 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-डाइमेथिल प्रोपेन। इन तीनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? श्रृंखला समावयवी होंगे। अब यदि स्थिति की बात करें तो यहां पर ब्यूटेन के कितने समावयवी है? 2। पेंटेन के कितने हैं? 3। ऐसे ही हेक्सेन के कितने होंगे? 5। अब देखो हेक्सेन के समावयवी बनाने के लिए हेक्सेन का होता है C6H14, तो इसके 5 कौन से होंगे? मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पर। पहला 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े, 3 4 5 6। दूसरा क्या होगा? 2 नंबर कार्बन पर मेथिल जुड़ा हो, 3 4 5 6। अब ये मेथिल 3 नंबर पर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या हो सकता है? कितना हो गए? 1 2 3 ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो कितना हो गए? 1 2 3 4 5। अब देखो यदि पहले की मैं बात करूं तो इसमें कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला में 6 हेक्सेन, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु 5, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु 5, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु 4, और इसमें भी कार्बन परमाणु कितने हैं? अच्छा मैंने ये एक ही 2 बार बना दिया है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहां से हवा हो जाए तो यहाँ एक आ जाए, ये इसमें भी मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु कितने हैं? 4। तो देखो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु 6 5 5 4 4, यानी जो समावयवी नंबर 1 है, समावयवी नंबर 1, समावयवी नंबर 2, समावयवी नंबर 1 और 3, समावयवी नंबर 1 और 4, समावयवी नंबर 1 और 5, ये सारे के सारे जो हैं, क्योंकि 1 नंबर में 6 है, बाकी सब में इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है,
तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग है। तो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 और 1 और 5 ये आपस में क्या है, श्रृंखला समावयवी। जबकि समावयवी नंबर 2 और समावयवी नंबर 3 इसमें भी कार्बन परमाणु 5 है मुख्य कार्बन श्रृंखला में, इसके मुख्य कार्बन श्रृंखला में भी कार्बन परमाणु 5 है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी 2 पर है, इसमें प्रतिस्थापी 3 पर है, तो स्थिति अलग है। तो समावयवी नंबर 2 और 3 क्या है, आपस में स्थिति समावयवी है। तो ऐसे समावयवी जिसमें प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न स्थिति पर जुड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिति समावयवी। अब इसमें भी 4 नंबर और 5 नंबर में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी 2 नंबर पर दोनों और इसमें 2 और 3 पर है, तो ये आपस में ये भी क्या हो गए, स्थिति समावयवी। ऐसे ही ये 2 नंबर जो है, 2 नंबर में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या 5 है, 4 और 5 में 4 है, तो 2 नंबर समावयवी और 4 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर ये आपस में क्या है, श्रृंखला समावयवी। ऐसे समावयवी जिनके मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला, और जिसमें प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न स्थिति पर जुड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिति समावयवी। वो थोड़ा एरिज करते हैं। अब हम ले लेते हैं एल्केन में एल्केन के निर्माण की विधियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ध्यानपूर्वक पढ़े आप। एल्केन के निर्माण की विधियों में एल्केन को बना रहे हैं हम विभिन्न प्रकार के तरीकों से बना रहे हैं। जैसे मैं एक बार लिख देता हूं एल्केन हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं। पहला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, फिर इसको बना सकते हैं एल्किल हाइड से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, एल्कोहल में कार्बोनिल यौगिक से। एक एक करके हम ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं नंबर 1 ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन के साथ निकल उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। निकल धातु की उपस्थिति में जब हम एल्कीन व एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इसे सबात्य सेंड्रेस अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे मैं ले लेता हूं एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम काम में ले रहे हैं निकल। टेम्परेचर हमें यहां रखना पड़ेगा 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी, एक यहां जुड़ जाएगी और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा। एडिशन जब भी होता है तो ट्रिपल डबल में, डबल सिंगल में, और जब किसी मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, कोई अणु निकलता है तो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बनता है। ये उल्टा चलता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, साबात्य सेंड्रेस अभिक्रिया। यदि हम इस रिएक्शन में निकल की जगह प्लेटिनम या पैलेडियम का यूज करें तो अभिक्रिया कमरे के ताप पर ही हो जाती है। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम धातुएं
इस रिएक्शन में उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए उत्प्रेरित करती है। यहां पर हम जरूरी नहीं है यही ले, इसकी जगह हम ट्रिपल बॉन्डेड भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं प्रोपाइन, इस पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, एक यहां जुड़ेगी, ट्रिपल हो जाएगा डबल। फिर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, देखो मैं जोड़ के बता देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक यहां जुड़ेगी 2। फिर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, एक यहां जुड़ेगी, तो ये 2 का तो हो जाएगा 3 और डबल टूट के सिंगल, और ये क्या हो जाएगा 2। क्या बन गया अपना प्रोपेन। एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से हम एल्केन बना सकते हैं। दूसरा अपना जो तरीका है वो है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड होता है कोई एल्किल समूह से हैलाइड यानी 17वें वर्ग के जो तत्व हैं वो जुड़े होते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है एल्किल हैलाइड के अपचयन से। एल्किल हैलाइड का अपचयन जिंक की उपस्थिति में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाने पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। इसमें हम केवल एल्किल क्लोराइड नहीं लेते क्योंकि रिएक्शन प्रचंड होती है, बाकी अन्य एल्किल हैलाइड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl से करवाते हैं। HCl कैसा है, तनु। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, R से आगे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, एल्केन। और जो X है, मान लो यहाँ Cl है, तो ये Cl और ये Cl जिंक के साथ चली जाएगी, बना लेगा ZCl2 जिंक क्लोराइड, कुछ ऐसे। देखो मान लो मैं यहां ले लेता हूं मैथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन है तनु HCl, साथ में Zn ले रहे हैं जिंक, तो CH3 से ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, बन जाएगा CH4 मैथेन, और ये दोनों क्लोरीन जिंक ले जाएगा, बना लेगा ZnCl2। यहां पर जो HCl है ये हम कैसा काम में ले रहे हैं, तनु। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन जिंक और तनु HCl से करवाने पर हम एल्केन बना सकते हैं। या जिस प्रकार का आप एल्किल ग्रुप लोगे, मैथिल लोगे तो मैथेन, एथिल लोगे तो एथेन बन जाएगा। दूसरा एल्किल हैलाइड से बनाने का जो तरीका है वो है वुर्टज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु की उपस्थिति में, या यूं कहें एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन देते हैं, इसे वुर्टज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एल्किल हैलाइड के 2 अणु, 2 सोडियम धातु के, ये पहला एल्किल हैलाइड, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये दूसरा एल्किल हैलाइड। रिएक्शन का जो मीडियम है वो है ड्राई ईथर, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। ये Na इन दोनों X को ले जाएगा और R और R आपस में आगे जुड़ जाएंगे। जब एल्किल ग्रुप आकर जुड़ेंगे क्या बन गया, एल्केन, और ये जो Na है ये बना लेगा 2NaX। जैसे मान लो यहां हमने ले लिया CH3Cl, 2 सोडियम धातु, यहां हमने ले लिया मैथिल क्लोराइड दूसरा अणु, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CH3 जुड़ जाएंगे और NaCl निकल जाएगा बाहर। तो CH3 और CH3 आपस में जुड़ गए, ये बन गया 2 कार्बन वाला एथेन, और 2 सोडियम क्लोराइड अणु बाहर निकल जाएंगे। यदि हम यहां पर भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड काम में लेंगे तो 3 प्रकार का उत्पाद बनेगा। जैसे एक हमने ले लिया मैथिल क्लोराइड, एक हमने ले लिया एथिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन सोडियम धातु से शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो जब 2 मैथिल क्लोराइड आपस में जुड़ेंगे तो मैथिल और मैथिल समूह जुड़ जाएंगे, एथेन। जब 2 एथिल क्लोराइड अणु काम में आएंगे तो 2 एथिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा ब्यूटेन, और एक मैथिल का मैथिल समूह और एथिल का एथिल समूह क्या बना लेंगे, प्रोपेन। तो यदि हम भिन्न एल्किल हैलाइड काम में लेंगे तो यहां पर 3 प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। बात कर रहे हैं एल्केन निर्माण की तीसरी विधि, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से।
और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाने के दो तरीके हैं। पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी कार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। इसे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, जैसे मैं ले लेता हूं RC≡OONA। यदि Na की जगह H होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह सोडियम आया है तो यह है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। देखो यहां पर जो सोडा लाइम है, थोड़ा ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं तो आ सकता है NaOH और CaO का 3:1 का जो मिश्रण है वो कहलाता है सोडा लाइम। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड NaOH के को शुष्क बनाने का कार्य करता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये सारा मैटर बाहर निकल जाएगा, R आगे जुड़ जाएगा H, बन गया एल्केन। और ये देखो Na2C123 ऑक्सीजन Na2CO3। यदि यहां पर हम CH3 लेंगे तो CH3COONA NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड हीट देंगे तो CH3 से H आगे जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH4 और पीछे क्या निकल जाएगा Na2CO3। इस विधि से हम मेथड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो CO2 है ये कार्बोनेट के रूप में निकल रही है, क्योंकि CO2 का निष्कासन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। अब देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोकार्बन निर्माण का जो दूसरा तरीका है एल्केन निर्माण का, वो नाम वाली अभिक्रिया है कोलबे-वेदुत अपघटन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। इसमें जो हम सेल काम में लेते हैं वो होता है विद्युत अपघटनी सेल। देखो, विद्युत अपघटन की क्रिया एक विशेष प्रकार के पात्र में करवाई जाती है जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी टैंक। इसमें दो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं जिसको विद्युत तार से जोड़ दिया जाता है प्लस माइनस, और इसमें उस विलयन को लिया जाता है जिसका हमें विद्युत अपघटन करवाना है। जैसे यदि हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जलीय विलयन ले रहे हैं तो इसमें हम ले लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या होगा देखो, जैसे मैं एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण लेता हूं, जलीय विलयन है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगी एथेन, एक हमें मिलेगी हाइड्रोजन, एक हमें मिलेगा NaOH, और क्या बनेगा उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो बन रहे हैं वो दो मॉलिक्यूल यहां पर काम में आएंगे। अब देखो, हम यहां क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएगा प्लस माइनस, तो एक तो बनेगा CH3C11O माइनस। देखो ऑक्सीजन के खुद के 5 इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक का यहां साझा किया है तो 5 बचे, लेकिन ये सोडियम और ऑक्सीजन के बंद इलेक्ट्रॉन भी खुद के पास रख रहा है तो इस पर आएगा 6 और 4 जाएगा माइनस, Na के चले गए तो इन्हें पर क्या आएगा प्लस। ये वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट गया। अब ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाएंगे तो क्या होगा, अपने एनोड भी है कैथोड भी है। जैसा कि हमें पता है एनोड पर क्या होता है प्लस चार्ज और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो ये एसिटेट आयन आएंगे CH3C11O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीकरण होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा
तो एसिटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है एसिटेट मुक्त मूलक। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ विषम है, तो ये मुक्त मूलक बन गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2। तो यहाँ पर हम जब 2 काम में लेंगे तो ये 2 बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने बनेंगे? 2। अब क्या होगा, ये जो एसिटेट मुक्त मूलक बना है इसमें बंध का समास विखंडन होगा। ये बंध जाएगा इस, देखो कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, आधा तीर का निशान बताता है एक इलेक्ट्रॉन गया, और ये जाएगा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन ने ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दिया इस 2 बंध के बीच में, इस बंध का समास विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन मैथिल के पास। तो मैथिल ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया मैथिल मुक्त मूलक प्लस। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, ये सिंगल था, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इसका आया, यहाँ भी डबल बन गया, यदि क्या निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन मिक्सचर में कई मैथिल मुक्त मूलक हैं, ये मैथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे क्या बन जाएगा? एथेन। ये तो बना अपने एनोड पर। दूसरी कहानी अपने कहा होगी? कैथोड पर। और कैथोड पर हमें पता है हमेशा अपचयन होता है, कैथोड पर क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पर आएगा प्लस वाला Na+, कैथोड पर अपचयन होता है, ये सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, बनाएगा Na। ये जो सोडियम धातु बनी है ये क्योंकि जलीय विलयन है तो जल के NaOH को ले जाएगा और अलग क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लो तो ये कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 4। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विद्युत अपघटन से हमें एनोड पर एल्केन और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? NaOH, H2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ऑप्शन थे, तो क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन। लेकिन इसमें एक मुख्य दिक्कत यह है कि इस रिएक्शन द्वारा हम मेथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मेथेन बनाने के लिए कम से कम यहाँ एक ही कार्बन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर मेथिल मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? एथेन। तो कम से कम इसमें हम एथेन बना सकते हैं, मेथेन नहीं बना सकते। नंबर 4 जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण का तरीका, वो है एल्कोहल से। एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाने पर एल्कोहल के अपचयन से एल्केन प्राप्त होती है। तो यहां पर क्या होगा? एल्कोहल होता है ROH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या होगा? ये जो R है इसके H से जुड़ जाएगा एल्केन, प्लस ये OH और H बना लेंगे जल, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? आयोडीन। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं। मान लो यहां पर हम यदि एथिल एल्कोहल लेंगे तो यहां हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे। एथिल से H जुड़ेगा, बन जाएगा एथेन, C2H6 जल का अणु, और साथ में क्या है? आयोडीन। अगला जो तरीका है बनाने का वो है कार्बोनिल यौगिक से। तो यहां पर हम ले रहे हैं क्लीमेंसन अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र HCl से करवाने पर कार्बोनिल यौगिक से एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में कन्वर्ट होता है। तो देखो कार्बोनिल समूह में कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक अमलगम ZnHg, और साथ में ले रहे हैं सांद्र HCl। इसका अपचयन होगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी कार्बन पर, ये अलग हो जाएगा, तो ये जुड़ गया CH2 और अलग क्या हो गया? H2O। मान लो यहां हम ले रहे हैं CH3 C≡OH, इसका अपचयन करेंगे तो यहां पर जो ये कार्बोनिल समूह है ये बदल जाएगा मेथिलीन में, CH3, ये CH2 में कन्वर्ट होगा, सो CH2 और एक हाइड्रोजन CH3।
तो इसमें ध्यान रखें, इस रिएक्शन में जो कार्बोनिल समूह है ये किसमें कन्वर्ट होता है, CH2। अब यहाँ जो मर्जी जोड़ लो, जैसे जैसे यहाँ हाइड्रोजन और एल्किल समूह जोड़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के एल्केन हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो है निर्माण का तरीका वो हम ले रहे हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ग्रिग्नियर अभिकर्मक से हम निम्न कार्बन वाली एल्केन और उच्च कार्बन वाली एल्केन भी बना सकते हैं, यानी उच्चतर एल्केन भी बना सकते हैं और कम कार्बन वाली एल्केन भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। नंबर 6 और लास्ट ले रहे हैं एल्केन निर्माण की विधि, वो है ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। अब यहां पर हम इसका अपचयन करने के लिए काम ले रहे हैं, जैसे एमीन, तो एमीन का हाइड्रोजन इसके R से जुड़ेगा, बन जाएगा RH, एल्के बचा MgX और यहां बच गया NHR। यदि हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करें तो यहां पर ये R और R आपस में आके जुड़ जाएंगे और अलग क्या हो जाएगा MgX2। जैसे मान लो यहां मैंने ले लिया CH3 MgCl और यहां ले लिया C2H5Cl, तो क्या होगा मैथिल और एथिल आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 C2H5 प्रोपेन बन गया और MgCl2 क्या हो गया अलग। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक से हम कम कार्बन वाली एल्केन और उच्च कार्बन वाली अधिक कार्बन वाली एल्केन भी बना सकते हैं। तो ये हमने बात की एल्केन के निर्माण की विधियों की। अब हम आज का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण हम बार बार पढ़ेंगे। भौतिक गुण हम पढ़ेंगे, एक तो भौतिक अवस्था, ठोस है, द्रव है या गैस है, विलेयता, ध्रुवीय विलायक में है या अध्रुवीय विलायक में है, गलनांक, क्वथनांक और उसका घनत्व। एक एक करके हम ले रहे हैं। नंबर 1 अवस्था। एल्केन में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 ब्यूटेन तक जो ये है ये गैसीय अवस्था में होते हैं। कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक एल्केन ये द्रव अवस्था में होते हैं और कार्बन नंबर 18 में उच्चतर जो मेंबर है इनकी जो अवस्था होती है ये होती है सॉलिड ठोस। दूसरा है विलेयता। एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं जबकि जल में अविलय होते हैं। तो ये ध्रुवीय विलायकों में अविलय व अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। द्रव्य हाइड्रोकार्बन स्वयं में कई कार्बनिक यौगिकों को घोलने के काम में आते हैं, अर्थात ये अच्छे विलायक होते हैं। नंबर 3 हम ले रहे हैं वो है क्वथनांक। एल्केन जो है ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, परिणाम स्वरूप इनमें परबल बंध नहीं होते हैं, इनमें वांडरवाल्स बंध पाए जाते हैं। इसी कारण इनके गलनांक या क्वथनांक कई कार्बनिक यौगिकों से कम होते हैं। यदि हम क्वथनांक की बात करें तो इनके क्वथनांक जैसे जैसे अनुपात बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ते हैं, क्योंकि अनुपात बढ़ने पर वांडरवाल्स बंध बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे शाखन बढ़ेगा वैसे वैसे इनके जो क्वथनांक है वो घटते जाते हैं। जैसे मान लो यदि हम बात करें मेथेन, एथेन, प्रोपेन की, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा प्रोपेन का और सबसे कम होगा मेथेन का। शाखन की यदि बात करें तो जैसे मान लो हम बात करें नॉर्मल ब्यूटेन
और आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो आइसोब्यूटेन में साकर है, इसका क्वथनांक कम होगा, जबकि नॉर्मल ब्यूटेन में साकर नहीं है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक। जैसे जैसे साकर बढ़ता है वैसे वैसे अणुओं की आकृति गोलाकार होती है और गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। इसी कारण इनके क्वथनांक अनुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं लेकिन साकन के साथ घटते हैं। नंबर 4 हम ले रहे हैं वो है गलनांक। वह एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम संख्या में होती है उनके गलनांक विषम संख्या वाले एल्केन से अधिक होते हैं, क्योंकि सम संख्या में कार्बन होने पर यह श्रृंखला के विपरीत दिशा में होते हैं। परिणाम स्वरूप एकांक आयतन में अधिक एल्केन समाहित होते हैं। तो यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सम संख्या कार्बन युक्त जो एल्केन है इनके गलनांक विषम संख्या वालों से अधिक होते हैं। विषम संख्या कार्बन युक्त एल्केन से अधिक होते हैं। जैसे यदि हम बात करें हेक्सेन की तो हेक्सेन के गलनांक पेंटेन और हेप्टेन दोनों से अधिक होते हैं, क्योंकि जब विषम संख्या में होते हैं तो ये श्रृंखला के एक और होते हैं। सम संख्या में जब होंगे जैसे मान लो 4 है तो 1 2 3 4, तो ये पहला वाला कार्बन और दूसरा वाला कार्बन एक दूसरे के एंटी है। परिणाम स्वरूप एकांक आयतन में ये अधिक समाहित होते हैं, जिसके कारण इनमें वाटर वार संबंध अधिक होते हैं और गलनांक और क्वथनांक अधिक होंगे। लास्ट हम ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो है घनत्व। एल्केन जल से भी हल्के होते हैं, इसीलिए ये जल के ऊपर तैरते हैं। तो घनत्व में जल से हल्के। तो यहां पर अपने इस वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में नंबर फर्स्ट एल्केन के नामकरण, एल्केन का सामान्य परिचय, एल्केन में समावयवता, निर्माण की विधियां और भौतिक गुणों के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एल्केन के रासायनिक गुणों के साथ। धन्यवाद।